हेलो शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक शब्द विचार को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हम बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे ताकि क्लास 6 से 8 के जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें जो है इन टॉपिक्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है वो जो है अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाएं। इससे पहली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था भाषा और वर्ण पर कि जो मनुष्य है वो अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का यूज करता है और जो भाषा है वो वाक्यों के मेल से बनती है। वाक्य किसके मेल से बनते हैं? शब्दों के मेल से, और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। अब हमने भाषा को जानने के लिए जो पहला स्टेप था वर्ण, वो हमने इससे पहली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वर्ण को अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप शब्दों को समझ पाएंगे। अब हमने वर्ण को क्लियर कर लिया था। अब हम बात करेंगे शब्द पर कि जो शब्द है वो क्या होते हैं और सहायक होते हैं। तो इसके लिए हम ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि जो शब्द है उसकी क्या परिभाषा है, यानी शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी ऐसा वर्ण समूह यानी वर्णों का समूह जो एक एक वर्ण से मिलकर बना हो, यानी जिसमें दो या दो से अधिक वर्ण हो, उसे जो है शब्द कहते हैं। जो एक अर्थ प्रकट करता हो, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे जो है शब्द की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। शब्द भाषा की ऐसी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे गंगा शब्द सुनते ही हम एक नदी की कल्पना करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लियर किया है कि जो शब्द है वो भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है। जिसका अर्थ ना निकले उसे आप शब्द नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है गंगा का। अब जैसे ही आप गंगा शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले गंगा नदी का चित्र आ जाता है, या आप उसकी कल्पना करने लगते हैं या सोचने लगते हैं। तो इस तरह से जिस भी शब्द का कोई अर्थ निकले वो शब्द कहा जाएगा। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जो वर्ण हैं जब वो मिल जाते हैं और एक सार्थक अर्थ जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तब जो है उसे शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं पुस्तक, कमल, रत्न। यानी जो भी ये शब्द हमने अभी कहे हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ है। वो हमें या तो किसी ना किसी चीज की कल्पना से जोड़ देते हैं या हमें उनको सुनते ही जो है कोई ना कोई वस्तु याद आती है। तो इस तरह से जो है जो शब्द जो है कुछ सार्थक अर्थ प्रकट करता है हमारे समक्ष, उसे ही जो है शब्द की कैटेगरी में रखा जाएगा। अन्यथा जो ना बताए उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। अब हम बात करेंगे शब्दों के वर्गीकरण की, यानी शब्दों को कितने प्रकार से कहा जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। यानी शब्दों को जो है 4 प्रकार से बांटा जाता है। ये कौन कौन से प्रकार है? अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। अब हम जो है इन चारों को आगे जानेंगे कि किस किस तरह से इन चारों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द रखे जाते हैं, यानी शब्दों को इनके आधार पर किस किस तरह से बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। यानी सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया था। अब उन 4 प्रकार से जिस तरह से वर्गीकरण किया गया था उनके अंतर्गत भी जो है अलग अलग तरह से शब्दों के भेद कहे हैं। तो हमने जो है सबसे पहले अर्थ के आधार पर जाना कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार से कहे जाते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जो आपको कोई अर्थ बता रहा है शब्द, उस शब्द को आप सार्थक शब्द के अंतर्गत रखेंगे। जैसे घर, कमल, नेहा, आयुष। अब यहाँ पर देखिए घर, कमल, नेहा, आयुष ये जो शब्द हैं वो कोई ना कोई अर्थ बता रहे हैं। वो आपके सामने किसी ना किसी प्रकार के अर्थ रख रहे हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं वो हुए सार्थक शब्द। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द की। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो उन्हें क्या कहेंगे? निरर्थक, यानी जिनका अर्थ नहीं है। जैसे हमल, नमक इत्यादि। अब जो ये शब्द हैं उनका
जो प्रयोग है वो कहीं पर नहीं किया जाता है, यानी उनका कोई अर्थ है ही नहीं, तो ये जो है निरर्थक शब्द कहे जाएंगे, जिनका अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर सार्थक और निरर्थक शब्द आपको क्लियर है कि ये अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक है सार्थक जिसका अर्थ निकलता है, और दूसरा है निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ के आधार पर ये हुए शब्द के दो भेद। अब बात करते हैं विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जगह पर जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये विकार और प्रयोग एक ही वर्ड है, यानी एक ही वर्ड को दो तरह से कहा जा सकता है। तो विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। अर्थ के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा था, और प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। वो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी शब्दों को किस तरह से जानेंगे? सबसे पहले है विकारी शब्द। विकार यानी परिवर्तन। जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकार से ही क्लियर हो रहा है, विकार यानी जिसमें विकार आ जाए, जिसमें परिवर्तन आ जाए या बदलाव आ जाए। तो जब आप कोई एक वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर जब लिंग या वचन या कारक के आधार पर जो है उसका परिवर्तन हो जाता है, वो वाक्य जो है थोड़ा सा बदल जाता है, तो उसमें जो शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं इसके चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्योंकि जो ये भेद कहे हैं ये जो है लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं। इनको हम डिटेल में आगे की वीडियोस में जानेंगे। अभी बात कर देते हैं विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द को अच्छे से जानने के लिए हम उदाहरण, जैसे लड़का दौड़ रहा है, ये एक आपने वाक्य लिया है। अब जब इसमें वचन परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? जैसे लड़का है वो एक है, लेकिन जब वचन बदल जाएगा, जब वो 2 या 3, 4, 5 बहुत सारे लड़के होंगे, तो वहां पर क्या होगा? लड़का जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन किस में हुआ? लड़के में। रहा है की जगह रहे हैं हो गया है। तो यहाँ पर वचन परिवर्तन के कारण जो है ये शब्द बदल गए हैं, इसलिए लड़का रहे हैं ये क्या है? ये विकारी शब्द होंगे। अगला जैसे उदाहरण देखिए, लड़के के लिए आम लाओ। अब यहाँ पर जब कारक परिवर्तन होगा तो भी जो है वर्ड चेंज होगा। जैसे लड़कों के लिए आम लाओ, तो यहाँ पर बाकी किसी भी वर्ड में चेंज नहीं हुआ है। जब कारक चेंज हुआ है तो फिर लड़के की जगह लड़कों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से जब लिंग परिवर्तन के कारण जो है आप वाक्य देखिए किस तरह से बदल जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है। अब जब लिंग परिवर्तन के कारण शब्दों में परिवर्तन आते हैं, जैसे लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन हो गया है और जो संज्ञा है उसमें भी परिवर्तन हो गया है। तो जो ये वर्ड्स होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जो है वचन, कारक, लिंग आदि के आधार पर जो है परिवर्तन हो जाते हैं जब आप इनको चेंज करते हैं। जैसे वचन के आधार पर चेंज किया तब भी जो है संज्ञा में और क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। कारक के आधार पर चेंज किया तो संज्ञा में परिवर्तन आ गया। लिंग के आधार पर चेंज किया तो संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स चेंज होते हैं वो विकारी शब्द कहे जाते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जो विकारी शब्द है वो चार भेद कहे गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों में ही जो है परिवर्तन आते हैं जब वचन, कारक और लिंग के अनुसार परिवर्तन आता है। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अविकारी शब्द। अ जमा विकारी, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। सीधी सी बात है, विकारी है जिसमें परिवर्तन आया है और अविकारी हुआ जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इसको भी हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे भीतर आकर बैठिए। दूसरा है उनका साथ छोड़ दीजिए। तीसरा है कविता और सविता पढ़ रही हैं। चौथा है वाह तुम्हें भी सद्बुद्धि आई। अब यहाँ पहले वाक्य में देखिए क्या प्रयुक्त हुआ है? भीतर। दूसरे वाक्य में है साथ।
तीसरे वाक्य में है और चौथे वाक्य में है वाह। ऐसे शब्द हैं जिनका रूप वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तित नहीं होता, अतः ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। या चेंज करे, कारक में चेंज करे या लिंग में परिवर्तन करें, तब भी जो है जो ये शब्द कहे हैं आपको इन चारों वाक्यों में, वो चेंज नहीं होंगे। सबसे सिंपल उदाहरण आप यहाँ देखिए, जैसे तीसरा है कविता और सविता पढ़ रही हैं। जब आप कविता और सविता का लिंग चेंज करेंगे, यानी इनकी जगह पर जो है किसी लड़कों के नाम रखेंगे, मानिए राम और श्याम, तो जो और है वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिया में चेंज आ रहा है, संज्ञा में चेंज आ रहा है। तो इस तरह से जो ये बीच के शब्द होते हैं जिनमें चेंज नहीं आता है, वो जो है अविकारी शब्द कहे जाते हैं। बाकी जिसमें चेंज होगा वो विकारी शब्द कहे जाएंगे। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कहे गए हैं, यानी 4 भागों में बांट सकते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को। वो कौन कौन से है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर आप देखिए, जब आप कहेंगे उत्पत्ति, यानी जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, जहां से हमारा जन्म हुआ है, उसके आधार पर शब्दों को बांटा जाता है 4 भागों में, यानी जहां जहां से आपके शब्द जो हैं वो आए हैं। तो कहां कहां से आए हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी से। तो किस तरह से आए हैं ये हम आगे जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् जमा सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। तत्सम हुआ उसके समान शब्द। तो संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। तत्सम शब्दों की श्रेणी में इसी प्रकार के शब्द आते हैं, यानी जो संस्कृत है जहां से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, हिंदी, यानी जो संस्कृत है जहां से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। तो तत् जमा सम हमने कहा था, तत् उसके और सम समान, यानी संस्कृत के समान ही जो शब्द हैं जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग हुए हैं, यानी संस्कृत से शब्द लिए गए हैं जो संस्कृत में उसी तरह से प्रयोग होते हैं संस्कृत की तरह, और हिंदी में भी संस्कृत की ही तरह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए आगे देखिए, अतः वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप में प्रचलित हैं, अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में वे उनसे रहित। जैसे संस्कृत में कर्पूरः फलम ज्येष्ठः और हिंदी में कर्पूर फल ज्येष्ठ। तो देखिए जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, सिंपल वे में आप समझिए कि जो संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, केवल कितना अंतर है कि उसमें जो हम संस्कृत में विभक्ति लगाते हैं या प्रत्यय लगाते हैं वो जो है हिंदी में नहीं लगते हैं, लेकिन बाकी जो है पूरे डिट्टो जो है वो संस्कृत की तरह ही हिंदी में यूज किए जाते हैं। जैसे संस्कृत में सबसे इजी आप ले लीजिए उदाहरण फलम। फलम जो है संस्कृत में फल के लिए यूज होता है और हिंदी में फलम में म जो है वो हट जाता है, केवल फल यूज होता है। तो संस्कृत में भी उसी रूप में प्रयोग हो रहा है और हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस शब्द को जो है वो कहेंगे तत्सम शब्द। याद रखिएगा, संस्कृत से हिंदी में सेम रूप में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। यह शब्द तद जमा भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। यानी तत्सम शब्द क्या था? जो डिट्टो जो है संस्कृत से हिंदी में उसी प्रकार से यूज होते हैं। और तद्भव शब्द क्या है? जो उससे पैदा हुआ, यानी संस्कृत से आया है लेकिन हिंदी में कुछ दूसरे रूप में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध, हिंदी में जो दूध शब्द है वो संस्कृत के दुग्ध शब्द से आया है, यानी संस्कृत में दूध के लिए दुग्ध यूज होता है लेकिन हिंदी में दूध कहा जाता है। उसी तरह से हिंदी में कहेंगे घर और संस्कृत में यूज होता है गृह। उसी तरह से दांत जो है वो हिंदी शब्द है लेकिन आया है संस्कृत के दंत शब्द से। गाय जो है हिंदी शब्द है और आया है संस्कृत के गौ शब्द से।
आम भी जो है, जो हम हिंदी में यूज करते हैं शब्द, वो आया है संस्कृत के आम्र शब्द से। तो इस तरह से जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में थोड़े से बदलाव के साथ यूज किए जाते हैं, उनको कहेंगे तद्भव। तो इस तरह से याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तत्सम शब्द है जो एज इट इज यूज होते हैं संस्कृत से हिंदी में, और तद्भव है थोड़े से बदलाव के साथ यूज होते हैं, लेकिन आए हैं संस्कृत से ही दोनों शब्द। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार पैदा हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पैसा, झटपट, जूता, डिबिया, पेट, लोहा, थैला, पगड़ी, झाड़, गड़बड़ आदि। तो जो ये शब्द दिए गए हैं, ये कहीं संस्कृत से नहीं आए हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं। ये हमारे अपने ही भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह जो है अपनी अपनी भाषाओं में या बोलियों में कहे जाते हैं। लेकिन अब जो है ये शब्द जो है हिंदी भाषा में एक परमानेंट जो अपना स्थान बना चुके हैं। यानी पैसा जो शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं है, वो संस्कृत भाषा का नहीं है, वो जो है किसी दूसरी भाषा या बोली का शब्द होगा जो हिंदी में जो है अब अपनी जगह बना चुका है। तो इसी तरह से जो ऐसे शब्द हैं वो देशज शब्द कहे जाते हैं। यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से या आम बोलचाल की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में अपनी जगह बना चुके हैं, वो देशज शब्द कहे जाएंगे। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। आप नाम से ही जान लीजिए, विदेशी यानी जो विदेश से आया है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनको जो है आगत शब्द भी कहते हैं। यानी हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं, जिन्हें विदेशी भाषाओं के शब्द कहते हैं या आगत शब्द भी इन्हें कहा जा सकता है। जैसे टेलीविजन, कॉलेज, स्कूल, इंजन, लालटेन, स्टेशन, रेडियो, सब्जी, इनाम, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। तो जो ये शब्द हैं, ये हमारे हिंदी या संस्कृत के नहीं है, ना ही हमारे देश में यूज होने वाले शब्द थे। ये जो है बाहरी जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर से हमारे देश में आकर बस गए या फिर जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, उनके जो भाषाओं के शब्द थे वो जो है अब हिंदी में मिक्स हो गए हैं, हिंदी में अपनी जगह बना चुके हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है टेलीविजन, स्कूल, कॉलेज, ये सारे शब्द विदेशी थे जो अब हिंदी में आ गए हैं। तो जो भी ऐसे शब्द हैं जो बाहर के भाषाओं से या बाहर के देशों की भाषाओं से जो है हमारे हिंदी में आ चुके हैं, उन्हें कहेंगे विदेशी शब्द। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, तो ये जो चार भाग हैं, ये जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब बात करते हैं बनावट के आधार पर शब्द के भेदों की। यानी बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इनको भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। रूढ़ शब्द किन्हें कहेंगे? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चा जमा वल या चाव जमा लौ, तो ये निरर्थक खंड होंगे। अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण है आदमी, मिठाई, दीवार, दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि। तो आप सीधे एक लाइन याद रखिए कि जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो जो है रूढ़ शब्द कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण आपको चावल दिया था, आप आदमी का उदाहरण ले लीजिए। जैसे जब आप इसके खंड करेंगे तो कैसे करेंगे? आ जमा दमी या फिर आद जमा मी। इस तरह से जब भी आप खंड करेंगे, इन जिनका कोई अर्थ ना निकले, तो वो शब्द रूढ़ शब्द कहे जाएंगे। दूसरे शब्द हैं यौगिक शब्द। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, 2 शब्दों के योग से, वर्णों के योग से नहीं, शब्दों के योग से। तो जब भी आप खंड करें इनके,
तो आप शब्दों के खंड करेंगे, वर्णों के नहीं। आपने ध्यान में रखनी है ये बात। और योग का अर्थ होता है जोड़। अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और उनके अर्थ भी निकलेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय का जब आपने खंड किया तो बना विद्या जमा आलय, यानी विद्या का। ये देखिए एक शब्द है, लेकिन इसके जब खंड करेंगे दो शब्द इसके बन जाएंगे, राज और पुरुष। उसी तरह से सामाजिक, समाज जमा इक, ये सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं और इनके जो है अर्थ भी निकलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ निकलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात क्लियर है। रूढ़ शब्द हुए जिन शब्दों के खंड करने पर अर्थ ना निकले, और यौगिक शब्द हैं जिन शब्दों के जोड़ के खंड करने पर जो है अर्थ निकले। और यौगिक शब्द जो है दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से। ये माइंड में सेट रखिए कि दो शब्दों के योग से, ना कि वर्णों के योग से। और जब आप इनके खंड करेंगे तो इनके जो है दोनों जो खंड होंगे वो शब्द होंगे और दोनों के जो है अपने अपने अर्थ होंगे। अगला जो है वो है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकलें, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो योग रूढ़ शब्द है वो भी यौगिक शब्दों की तरह ही जो है शब्दों के मेल से बने हैं। यौगिक शब्द था दो शब्दों के योग से, लेकिन योग रूढ़ जो शब्द है वो दो से अधिक शब्दों के मेल से भी बन सकते हैं। और जो यौगिक शब्द था वहां पर शब्दों के अर्थ निकलते थे, लेकिन यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ निकलेंगे वो विशेष अर्थ होंगे। जैसे आप उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। पंकज, पंख ज, पंख का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है जन्मा। अब इस तरह तो आप कहेंगे कि ये यौगिक शब्द भी हो सकता है कि दोनों के हम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन पंकज का जो विशेष अर्थ निकलता है वो है कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो अर्थ है वो विशेष अर्थ निकलता है। पंकज का अर्थ हुआ कमल। अब उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, नीलकंठ, यानी नीला जमा कंठ, नील जमा कंठ, इस तरह से आप कह सकते हैं। अर्थात नीलकंठ का अर्थ हुआ नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। यानी नीलकंठ का जो विशेष अर्थ है वो क्या है, अर्थ बताएंगे, वो शब्द होंगे योग रूढ़ शब्द। और ये क्या था, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये थी हमारे शब्दों की संक्षिप्त जानकारी। यानी जो शब्द हैं वो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं और जो शब्द हैं वो चार प्रकार से बांटे गए हैं, यानी चार प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर आगे दो भेद कहे गए थे, सार्थक और निरर्थक। विकार के आधार पर भी जो है वो दो प्रकार के कहे गए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द के जो भेद थे आगे, उनको हम आगे की वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें जो है हम एक एक करके क्लियर करेंगे, ताकि आपकी जो है इनके बारे में भी सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप इनकी भी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकें। अगला था हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने थे, चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और आगे था हमारा बनावट के आधार पर, सबसे जो एंड में था वो था तीन प्रकार का, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इस तरह से शब्दों की ये संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आशा करते हैं कि शब्द के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अब जो है हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए शब्द के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज तो क्वेश्चन है, शब्द को परिभाषित कीजिए, यानी शब्द क्या है। आप उत्तर में लिख सकते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, जैसे घोड़ा, पुस्तक, कमल आदि। यानी जो निश्चित अर्थ प्रकट करे वो वर्णों का समूह शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। यानी अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उनको अभी आपने एक्सप्लेन करना है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द
जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, कमल, नेहा, आयुष। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमल, लमक आदि। तो यहाँ पर सार्थक जिसका अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अगर आपसे कम अंकों के लिए पूछा गया है तो आप केवल इतना ही लिखेंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा अंकों के लिए पूछा गया है या फिर विस्तार में लिखने के लिए लिखा गया है तो आप जो है पूरा इनको डिटेल में कहेंगे। जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में कर्पूरः, पर्यंकः, फलम, ज्येष्ठः। हिंदी में कर्पूर, पर्यंक, फल, ज्येष्ठ। तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही को दधी, सांप को सर्प, गांव को ग्राम, सच को सत्य, काम को कार्य, पहला को प्रथम आदि। यानी संस्कृत में जिस तरह से प्रयोग होते हैं हिंदी में उसको थोड़ा सा बदलाव के साथ यूज किया जाता है। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार पैदा हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पैसा, झटपट, जूता, डिबिया, पेट, लोहा, थैला, पगड़ी, झाड़, गड़बड़ आदि। विदेशी शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खेत, कमल, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। ये बहुत सारे हमने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, आप 1-2 उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़ शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चा जमा वल या चाव जमा लौ, तो ये निरर्थक खंड होंगे, अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण आदमी, मिठाई, दीवार, दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि। तो ये है रूढ़ शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है जब आप उनके खंड करते हैं। और आपने ध्यान रखना है जो भी ये शब्द हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं, ना कि वर्णों के मेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकले वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला जमा कंठ अर्थात नीलकंठ। जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो साधारण अर्थ होगा नीले कंठ वाला या नीले गले वाला, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ निकलता है जो शिव के लिए यूज किया जाता है, नीलकंठ। तो ये हुआ योग रूढ़ शब्द। तो इस तरह के शब्द होंगे योग रूढ़ शब्द। अब हम बात करते हैं कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की, ताकि थोड़ा सा आपके और क्लियरिटी आ जाए शब्द विचार पर। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं, वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक मेल को, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को, वर्णों के जोड़ को। तो यहाँ पर देखिए, वर्णों के समूह को भी शब्द कहा जा सकता है, लेकिन उनका जब सार्थक अर्थ निकले, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ख है वर्णों के सार्थक मेल को, तो वो जो है हमारा सही उत्तर होगा। यानी वर्णों का समूह तो होगा ही शब्दों में, लेकिन उनका कोई सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो शब्द की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने कहे गए हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन क 5। तो ऑप्शन क हमारा सही उत्तर होगा। विकार के आधार पर 2 भेद कहे गए हैं, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 4 ऑप्शन है, दही, सांप, गांव, रेडियो। तो तद्भव शब्द कौन से थे? जो संस्कृत से एज इट इज नहीं लिए गए हैं, यानी जिसमें बदलाव लाया गया है, फिर जो है वो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तो वो यहाँ ऑप्शंस में से कौन सा शब्द नहीं है? दही जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि उसको जो है संस्कृत में दधी कहते हैं।
सांप को सर्प कहते हैं, गांव को ग्राम कहते हैं, और जो रेडियो है वो शब्द तद्भव ना होकर विदेशी शब्द है, इसलिए हमारा घ जो है सही उत्तर होगा कि रेडियो शब्द तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं कितने हैं? ऑप्शन है 5, 2, 3 या 4। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार के कहे गए हैं, तो हमारा ऑप्शन घ सही होगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, जो शब्द हिंदी भाषा से कुछ बदलकर संस्कृत में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। या नेक्स्ट ऑप्शन है, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा, क्योंकि तद्भव जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से कुछ बदलकर हिंदी में प्रयोग किए गए शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं वे डैश कहलाते हैं। यानी जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं वो कौन से शब्द हैं? 4 ऑप्शन हैं, तत्सम, देशज, तद्भव, आगत। जो शब्द है वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार प्रयोग होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। तो दूसरे देशों की जो भाषाओं से शब्द हिंदी में अब प्रयुक्त होते हैं वो कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, तत्सम, देशज, तद्भव, आगत या विदेशी। तो वो शब्द होते हैं आगत या विदेशी। तो ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर होगा कि दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन है, 3, 2, 4, 5। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद कहे गए हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ख हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्दों की पहचान कैसे होती है? 4 ऑप्शन है, दो शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं। और नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, क्योंकि जो यौगिक शब्द हैं वो दो ऐसे शब्दों के जोड़ से बने होते हैं, जब उनका खंड किया जाता है तो उन दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्दों की विशेषता, यानी 4 ऑप्शन में से आपने योग रूढ़ शब्द की जो विशेषता है वो बतानी है। फर्स्ट है, दो शब्द जो एक दूसरे पर निर्भर हों। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका विशेष अर्थ निकले। नेक्स्ट है, दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं। और नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे ख और घ में, क्योंकि जो योग रूढ़ शब्द हैं वो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, क्योंकि वो दो शब्दों के योग से भी बन सकते हैं और दो से अधिक शब्दों के योग से भी बन सकते हैं। ये भी योग रूढ़ शब्द की एक विशेषता है। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द की विशेष विशेषता है, जिसके कारण जो है आप योग रूढ़ शब्द को पहचान सकते हैं, वो है हमारा ऑप्शन ख, यानी वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते ही हैं, साथ ही साथ उनके जो अर्थ निकलते हैं वो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। तो ये थे शब्द के आधार पर कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, जिससे हम आशा करते हैं कि शब्द पर आपका थोड़ा सा रिवीजन हुआ होगा। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आपके शब्द के बारे में सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।